हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 7th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज के इस लेक्चर में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को पढ़ेंगे। इससे पहले इस चैप्टर का 6 और लेक्चर्स हो चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि 10th बोर्ड का तैयारी अच्छे से करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पार्ट्स के चैप्टर वाइज वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। So there are 4 factors which affect the resistance of a conductor. सबसे पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि लेंथ और किसी भी कंडक्टर के लेंथ और उस कंडक्टर के रेसिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि रेसिस्टेंस है उस कंडक्टर के लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितना ज़्यादा लेंथ होगा रेसिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। इसको आप शब्दों में लिख सकते हैं, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कि ये रेसिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये वायर है, ये जो हमारा वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एरिया दिख रहा है, सॉरी ये जो एरिया दिख रहा है, ये यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है ये, ठीक है, ये इसी को हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। यानी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर या कंडक्टर जो भी हो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उसमें रेसिस्टेंस बहुत कम होगा, मतलब उसमें रेसिस्टेंस कम होगा। जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तो रेसिस्टेंस हमारा बढ़ेगा। ठीक है, सो इन्वर्स इसमें रिलेशन है। यही कारण है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है, जहाँ से जनरेट होता है वहाँ से लेकर के जो नज़दीकी पावर ग्रिड होता है, उसका जो वायर होता है वो काफ़ी मोटा होता है। उसके पीछे का कारण यही है कि मोटा रहेगा तो उसमें रेसिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अगला है नेचर ऑफ द मटेरियल। जो हमारा रेसिस्टेंस है वो मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, रेसिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। किस प्रकार का मटेरियल का कंडक्टर बना हुआ है उस पर भी डिपेंडेंट है। जैसे कि कॉपर वायर का रेसिस्टेंस कम है एल्युमिनियम से, कॉपर वायर का रेसिस्टेंस एल्युमिनियम से कम है। और नाइक्रोम वायर से जिससे बना होता है हमारा आयरन या फिर जितने भी हीटिंग मटेरियल्स होते हैं उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए वो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा देता है। सो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। चौथा है टेम्परेचर। रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, मतलब इसको बेसिकली डायरेक्टली ही माना जाता है। ठीक है, अभी के समय तक आप इसको डायरेक्टली ही मान कर चलें। इसमें थोड़ा सा आ सकता है बदलाव, लेकिन ज़्यादातर होता है वो डायरेक्ट, मतलब एकदम डायरेक्टली नहीं होता है। लेकिन हाँ, टेम्परेचर बढ़ने पे जो हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस रेशियो में टेम्परेचर बढ़ा उसी रेशियो में हमारा रेसिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, सो देयर आर द 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब हम यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट को ईजाद करेंगे जो कि है इरेसिस्टिविटी। ठीक है, वो यहीं से आएगा। अब वो कैसे आएगा, यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही हैं। एक रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा इक्वेशन दिख रहा है रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर इसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
सो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। ठीक है, अब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, मतलब जो डायरेक्टली है वो ऊपर चला गया, जो इन्वर्सली है वो नीचे आ गया। ठीक है, ये हमारा रेसिस्टेंस यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमको लाना है। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर से, आर यहाँ पे जब इक्वल टू लाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो इस कांस्टेंट को हम रो बोलते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट यहाँ पे आएगा जिसको रो, ऐसे उल्टा क्यू लिखते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे। ठीक है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, रेसिस्टेंस इज इक्वल रो एल बाई ए। ठीक है, ये जो रो हुआ ये यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, ये लेंथ ऑफ द रो इज रो, उल्टा क्यू के तरफ लिखना है। ठीक है, रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टिविटी, इसी को हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं रो, RHO रो। ठीक है, इसी से हम इसको डिनोट करते हैं, रेसिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। सो हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला आ गया, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टिविटी एंड R इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। फिर हम इससे आगे लिखेंगे, इफ रो if L is equal to 1 meter and area of cross section is equal to 1 meter square। ठीक है, यदि हम इसका वैल्यू, लेंथ का वैल्यू 1 मीटर ले लें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर ले लें तो क्या होगा। सो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो 1/1। ठीक है, इतना आ जाएगा। सो लेंथ का 1 हो जाएगा और नीचे एरिया का भी 1। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 का अगर 1 हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू रो। मतलब कि इस केस में जब किसी भी कंडक्टर का, जब किसी, यहाँ पे ध्यान से समझना है, यदि किसी कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर का है, तब उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टेंस तब उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो होगा वही उसका रेसिस्टिविटी के बराबर होगा। बात ध्यान से समझना है कैसे, जैसे इसको एक हम डायग्रामेटिकली समझते हैं, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कोई कंडक्टर है, ठीक है, 1 मीटर उसका लेंथ है, ये 1 मीटर उसका लेंथ है। ठीक है, और 1 मीटर उसका एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो बस तो 1 मीटर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जिसका लेंथ भी 1 मीटर हो जाएगा ऐसे, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, मतलब ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, तो एरिया इसका ये ऊपर वाला हमारा 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो यदि कोई ऐसा कंडक्टर है जिसका लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो ये हुआ 1 मीटर स्क्वायर हो गया, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यदि कोई ऐसा कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और उसका लेंथ 1 मीटर है, सो उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वही रेसिस्टिविटी के बराबर होगा। क्यों, यहाँ पे हमने देख लिया, जब हमने लेंथ को 1 मीटर माना और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर माना, तब जाके रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी। ठीक है, सो बेसिकली ये क्यूब होता है, वो चूँकि इसका लेंथ भी बराबर है, ब्रेथ भी बराबर है और इधर से हाइट भी बराबर है, सो ये तीनों एक इक्वल है, तो ये हमारा क्यूब हो जाएगा।
सो 1 मीटर क्यूब का जो रेसिस्टेंस होता है वही हमारा रेसिस्टिविटी के बराबर होता है। ठीक है, अब हम इसको डिफाइन करेंगे। इतना आप लिख लिए, चलिए हम आगे लिखते हैं। सो अगर हम यहाँ पे रेसिस्टिविटी को डिफाइन करें तो अभी जो मैंने समझाया तो वही चीज़ यहाँ पे शब्दों में लिखा हुआ है। पहला है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दो डेफिनेशन है कि यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में और करके लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सो फर्स्ट डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब कि किसी भी सबस्टांस का रेसिस्टिविटी उस सबस्टांस के दैट मटेरियल, मतलब उस मटेरियल के यूनिट एरिया, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया के द्वारा जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जाएगा उसके बराबर होगा। ध्यान से समझिए, इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर of that material having unit length and unit area of cross section। मतलब कि किसी भी सबस्टांस का रेसिस्टिविटी कैसे निकालेंगे। सिंपल सा बात है, मान लीजिए हमको इस ये जो हमारा मार्कर है इसका रेसिस्टिविटी निकालना है। ठीक है, इस मटेरियल का हमको रेसिस्टिविटी निकालना है। ठीक है, ये पार्टिकुलरली मतलब आयरन का है। ठीक है, तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक 1 मीटर लंबाई ले लेंगे उसका, उसी और ठीक है, और 1 मीटर थिकनेस उसका रहेगा। ठीक है, किसी भी मटेरियल का निकालना होगा, उस मटेरियल का 1 मीटर लंबा और 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया वाला। 1 मीटर मतलब ये लंबाई भी 1 मीटर होना चाहिए और ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर होना चाहिए। ठीक है, लेंगे और फिर इसके द्वारा जो रेसिस्टेंस ऑफर होगा, इसके द्वारा जब 1 मीटर लेंथ वाला और 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया वाला मटेरियल के द्वारा जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जाएगा, जो रेसिस्टेंस पैदा किया जाएगा, वो रेसिस्टेंस इस मटेरियल के रेसिस्टिविटी के बराबर होगा। ठीक है, वही जो रेसिस्टेंस होगा इस मटेरियल के रेसिस्टिविटी के बराबर होगा। और वो उसके बाद वो जो रेसिस्टिविटी होगा वो इतना छोटा के द्वारा भी उतना ही ऑफर किया जाएगा, और उससे 10 मीटर लंबा भी ले लेंगे तो उसके द्वारा भी उतना ही ऑफर किया जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे डेफिनेशन, इट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ यूनिट क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मतलब कि दूसरा डेफिनेशन है कि किसी भी मटेरियल का अगर रेसिस्टेंस निकालना है, रेसिस्टिविटी निकालना है, तो वो रेसिस्टिविटी उस मटेरियल के यूनिट क्यूब के द्वारा जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जाएगा उसके बराबर होगा। मतलब कि अगर हमको आयरन का निकालना है तो उस आयरन के एक यूनिट क्यूब ले लेंगे। मतलब कि एक ऐसा आयरन ब्लॉक लेंगे जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों 1 मीटर हो, यानी वो क्यूब हो जाएगा, यूनिट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके द्वारा जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जाएगा वही उसके रेसिस्टिविटी के बराबर होगा। अगर हमको कॉपर का निकालना है तो कॉपर का एक यूनिट क्यूब ले लेंगे, यानी 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर हाइट वाला एक क्यूबिकल शेप का कॉपर का मटेरियल निकाल लेंगे और उसके द्वारा जो रेसिस्टेंस होगा उसको मापेंगे और वही रेसिस्टेंस उसके रेसिस्टिविटी के बराबर होगा। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय रो। रेसिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसको फिर रब करते हैं, फिर आगे बताते हैं। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इंटू एरिया बाई लेंथ। अब ये कैसे आया, अभी हमने पढ़ा था रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, हमको निकालना है रेसिस्टिविटी, फिर हम इसको इन दोनों के इस साइड ले जाएंगे तो एरिया ऊपर चला जाएगा, लेंथ नीचे आ जाएगा, लेंथ नीचे आ जाएगा और एरिया ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल। सो रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, यहीं से आया है। ठीक है, अब हम रेसिस्टिविटी के एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेसिस्टिविटी का अभी फॉर्मूला आया, रो इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया बाई लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू रेसिस्टेंस का यूनिट होता है हमारा ओम। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी एरिया का होता है मीटर स्क्वायर।
लेंथ का होता है हमारा मीटर, ठीक है। मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ठीक है। सो रो इज इक्वल टू ओम मीटर, रो इज इक्वल टू ओम मीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ओम मीटर, यानी रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो ओम मीटर, ठीक है। रेसिस्टिविटी का यूनिट जो होता है वो ओम मीटर होता है। कैसे आया, हमने इसके फॉर्मूला में जो है उनका हमने यूनिट को डाला और उससे यहाँ पे निकल गया, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं इस तरह से, सो एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर, डेट इज, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हो सकता है उसमें पूछ सकता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, 4 ऑप्शन दे दिया हो। सो इन चीज़ों को भी अब ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। पहले केवल सब्जेक्टिव आते थे तो इन सारी चीज़ों को उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एसआई यूनिट हो गया रेसिस्टिविटी का। अब हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। जिस तरह हमने पढ़ा था कंडक्टेंस, वहाँ पे भी पढ़ा था, तो वहाँ पर भी हमने पढ़ा था द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। उसी तरह यहाँ पे भी कंडक्टिविटी के केस में द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा, ये सिग्मा कहलाता है। 6 को थोड़ा सा ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है, यही सिग्मा हो जाता है। सो इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। अब यहाँ पे डेट इज सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। चूँकि इसका रेसिप्रोकल है तो सिग्मा विच इज़ कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 रेसिस्टिविटी, ठीक है। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें, अगर इसके एसआई यूनिट का बात करें तो एसआई यूनिट इज इक्वल टू, यहाँ पे पढ़ा है हमने कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/ρ के जगह पर इसका जो यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है। अब 1/ओम मीटर, अभी ओम मीटर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। चूँकि ये भी ऊपर में जाएगा, ओम भी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और मीटर भी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इस तरह से जो ऐसा यूनिट होगा कंडक्टिविटी का वो हो जाएगा ओम पर मीटर, ठीक है। अब इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे ये जिस तरह हमने रेसिस्टेंस के उल्टा कंडक्टेंस में उसका यूनिट महो बताया था, ओम के उल्टा महो, उसी तरह यहाँ पे भी पर ओम के जगह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं महो पर मीटर, MHO महो पर मीटर। सो ये जनरली यूज नहीं होता है, यूज में हमारा यही आता है पर ओम पर मीटर, ठीक है। सो दिस इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम नोट बनाकर लिखेंगे। पहला पॉइंट है रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द मटेरियल। रेसिस्टिविटी हमारा किसी भी मटेरियल के या कंडक्टर के लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि रेसिस्टेंस करता था, रेसिस्टेंस लेंथ पे और थिकनेस पे दोनों पे डिपेंड करता था, थिकनेस यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। लेकिन रेसिस्टिविटी इन पे डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सबस्टांस एंड टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी नेचर ऑफ सबस्टांस और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम कॉपर लेते हैं तो कॉपर कितना भी लेंथ का या कितना भी मोटा वायर ले, उसका जो रेसिस्टिविटी होगा वो सेम होगा। कहीं से भी कॉपर आया हो उसका रेसिस्टिविटी सेम होगा, ठीक है। लेकिन कहीं से भी आया और कितना भी बड़ा हो, इतना छोटा सा छोटा 1 मीटर का हो या 1000 मीटर का हो, उसका रेसिस्टिविटी सेम होगा। क्यों वो बदलेगा कब? जब हम
सिल्वर का लाएंगे, तो यानी जैसे ही मटेरियल चेंज हुआ, सबस्टांस, नेचर ऑफ द सबस्टांस चेंज हुआ, रेसिस्टिविटी बदलेगा। मतलब सिल्वर का कुछ और होगा, कॉपर का कुछ और होगा, आयरन का कुछ और होगा, ठीक है। और ये एक और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर के डिक्रीज और इंक्रीज के से रेसिस्टिविटी में भी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। सेकेंड नोट, इन केस ऑफ मेटल्स रेसिस्टिविटी इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। मेटल्स जितने भी हैं उनके केस में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है उनका रेसिस्टिविटी जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, हो गया। वहीं इन द केस ऑफ इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स के केस में रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उनका रेसिस्टिविटी कम होता है, ठीक है, यानी कंडक्टिविटी उनका बढ़ता है, ठीक है। ये दोनों वाइस वर्सा है। जिस तरह वहाँ पर रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस वाइस वर्सा था, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी एक दूसरे के अपोजिट है, रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। चौथा पॉइंट है, इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स इन द केस ऑफ ACMI, semiconductors. In the case of semiconductors, the resistivity gets increased at random, but at certain temperature it becomes zero, ठीक है। सेमीकंडक्टर के केस में रेसिस्टिविटी जो है वो बढ़ता है, रेसिस्टिविटी बढ़ता है, लेकिन सर्टेन टेम्परेचर पे क्या होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। सो इस प्रकार 4 पॉइंट्स जो कि रेसिस्टिविटी से इम्पोर्टेंट है, रेसिस्टिविटी से रिलेटेड है, उनको हमने नोट बनाकर लिख लिया। सो इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं और चाहते हैं घर बैठे क्लास 10th की साइंस की तैयारी अच्छे से करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।